फॉलोइंग अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड। द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड का मतलब द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी क्लब्ड। किसके हाथ में? पति के हाथ में या फिर ससुर जी के हाथ में। अगर उसने वाइफ को ट्रांसफर किया था तो हस्बैंड के हाथ में, डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर किया था तो ससुर जी के हाथ में। शैल बी इंक्लूडेड मीन शैल बी क्लब्ड। कितना क्लब हो जाएगा? इनकम, इनकम ऑब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेस लिखा हुआ है। बात समझते हैं हम लोग क्यों लिखा है इनकम ऑब्लिक इंटरेस्ट। एक काम करते हैं, हम लोग पहले सिर्फ इसे इनकम पढ़ते हैं। लेट अस नॉट रीड इट एज इनकम ऑब्लिक इंटरेस्ट, एक बार सिर्फ इनकम पढ़ते हैं इसे, ठीक है? तो ये फॉर्मूला क्या है? इनकम इनटू amount invested out of the asset transferred on first day of the previous year. Amount invested, हुआ क्या था, हस्बैंड ने वाइफ को 5 लाख रुपए दिए और वाइफ ने 5 लाख रुपए कहां इन्वेस्ट कर दिए? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है? और उस 5 लाख रुपए से इनकम कितनी आती है बिजनेस में? मान लीजिए 2 लाख रुपए, ठीक है? अब इस 2 लाख रुपए में से कितनी इनकम क्लब हो जाएगी हमको ये देखना है। तो फॉर्मूला है 2 लाख रुपए इंटू न्यूमरेटर में अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड, जितना एसेट स्पाउस को ट्रांसफर किया गया उसमें से कितना इन्वेस्ट हुआ। तो 5 लाख रुपए हमने स्पाउस को दिया और स्पाउस ने 5 लाख रुपए पूरे इन्वेस्ट कर दिए, तो इनटू ऊपर क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपए, ठीक है? डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसफरी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ट्रांसफरी की बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी, मतलब अपना पैसा और स्पाउस से जो पैसा मिला है मिला के कितना था? मान लीजिए सब मिला के उसका टोटल पैसा था 8 लाख रुपए, मतलब स्पाउस ने 3 लाख रुपए अपने लगाए, 5 लाख रुपए किसके लगाए? पति के लगाए, और 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट की। तो हस्बैंड की इनकम कितनी मान ली जाएगी? 2 लाख इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख। कहने का मतलब यह है कि जिस रेशियो में पैसा लगा हुआ है उसी रेशियो में इनकम भी डिवाइड कर दी जाएगी। यानी अगर हम स्पाउस को पैसा देते हैं और उस पैसे से स्पाउस बिजनेस करती है तो बिजनेस की इनकम किसकी इनकम होगी? मेरी इनकम होगी, ठीक है? अगर स्पाउस का भी कुछ पैसा लगा है तो फिर प्रोपोर्शनेट इनकम मेरी होगी। ऐसे समझिए, अगर हमने 5 लाख रुपए स्पाउस को दिए और स्पाउस ने पूरे 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, अपना कुछ नहीं लगाया, तो 5 लाख रुपए अमाउंट ट्रांसफर होता और 5 लाख रुपए क्या होता है यहाँ पे? टोटल इन्वेस्टमेंट भी, और 2 लाख रुपए अब इनकम किसकी हो गई? पूरी क्लब हो गई। तब तो 2 लाख रुपए आ जाता और 2 लाख रुपए किसकी इनकम हो गई? हस्बैंड की हो गई, ठीक है? यहां पे क्या लिखा हुआ है इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये बात समझिए, ये एक फाइनेंशियल ईयर है, दिस द प्रीवियस ईयर। ये पहला दिन है प्रीवियस ईयर का, ये आखिरी दिन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है? मिसेस एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, यहां पे 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है? और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। यहां पे मिस्टर एक्स ने उसे 8 लाख रुपए और दे दिए, ठीक है? और उसने बिजनेस पूरे साल भर कंटिन्यू किया और ईयर एंड पे उसका जो प्रॉफिट है दैट इज 2 लाख रुपीस। हस्बैंड के हाथ में कितना क्लब हो जाएगा? ये वाइफ की बिजनेस की इनकम है, हस्बैंड की इनकम कितनी होगी? कुछ भी नहीं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है प्रॉफिट 2 लाख इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ट्रांसफर होके जो पैसा आया है, मतलब स्पाउस से जो पैसा आया है, उसमें से पहले दिन कितना इन्वेस्टेड था? कुछ भी नहीं इन्वेस्टेड था, इंटू न्यूमरेटर में 0 डिवाइडेड बाई पहले दिन साल के कितना पैसा बिजनेस में लगा था? 1 लाख रुपया। क्लबिंग कितना होगा? 0, नो क्लबिंग, ठीक है? ये बात तो प्रपोर्शन इनकम की कैसे बनाई जाती है? फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में जो पैसा टोटल इन्वेस्टेड है और जो पैसा ट्रांसफर्ड अमाउंट से इन्वेस्टेड है। क्लियर है बात आपको? देखिए फॉर्मूला, इनकम इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसफरी ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है? ये बात हम लोग अब यहीं पे सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड
सेकेंड ईयर का प्रॉफिट होता है 3 लाख रुपया। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, एज्यूमिंग ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्टेड नहीं है। 2 लाख रुपए की प्रॉफिट जितनी होती है उतना ड्रॉइंग हो गया, 2 लाख रुपए ड्रॉइंग हो गया। अब आपको बताना है कि 3 लाख रुपए के प्रॉफिट में अगले साल हस्बैंड की इनकम में कितना क्लब होगा। अगले साल क्लब होगा 3 लाख इंटू, बताइए कितना लिखे न्यूमरेटर में, इंटू 8 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ये रहा। इस दिन हस्बैंड का पैसा बिजनेस में कितना लगा है? अरे 8 लाख रुपया यहां पे दिया था तो वो इस दिन लगा है कि नहीं? बिजनेस में लगा है 8 लाख रुपया। टोटल पैसा इस दिन बिजनेस में कितना लगा है? 9 लाख रुपया। हमने कहा था ये प्रॉफिट ड्राइंग हो चुकी है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट हम कहते हैं बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तब क्या होता? तब होता 8 लाख रुपया हस्बैंड ने दिया, टोटल पैसा कितना लगा है? 1 लाख, 8 लाख, 9 लाख और 2 11 लाख। तब हम यहां डिनोमिनेटर में क्या कर देते? 11 लाख। क्लियर है बात सबको? तो आपको हमेशा प्रोपोर्शनेट अमाउंट हस्बैंड के हाथ में क्लब कर देना है जितना पैसा उसने पहले दिन बिजनेस में लगा रखा था, ठीक है। तो बस कहने का मतलब ये है कि एक साल चाहो तो क्लबिंग से हस्बैंड बच सकता है, ठीक है। बस पहले साल जिस साल बीवी को पैसा दे रहा है उस साल क्लबिंग नहीं होगी। हम 1 तारीख की बजाय 2 तारीख को पैसा दे देंगे, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन बस एक ही साल ना होगा, फिर तो आगे के साल में क्लबिंग अप्लाई होगी, ठीक है। बताइए किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि सर वो ऐसा भी तो कर सकता है कि फिर 1 तारीख को एक बार पैसा ले ले अगले साल 1 अप्रैल को और 2 तारीख को वापस दे दे? या ये सोचो हम 10 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस कर रहे हैं, पैसा निकल जाएगा 1 अप्रैल को वापस? अरे दुकान खोले होंगे तो स्टॉक में पड़ा होगा, कैसे निकल जाएगा पैसा? पॉसिबल थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि पैसा विड्रॉ हो जाएगा पूरा पूरा फिर वापस से लग जाएगा 2 तारीख को। बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट हो गया है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, मशीनरी वगैरह बेच थोड़ी ना देंगे 1 अप्रैल को पैसा वापस निकालने के लिए, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं होती ये टैक्स प्लानिंग। बस एक साल आपका टैक्स क्लबिंग से बच जाएगा, अगले साल क्लबिंग होगी। इनकम ऑब्लिक इंटरेस्ट था इसमें, बात समझिए क्यों इंटरेस्ट लिखा हुआ है। प्रोप्राइटरशिप, हो सकता है स्पाउस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रही हो और हो सकता है स्पाउस ने पैसे लेके कहां ज्वाइन कर लिया हो, एक फर्म को ज्वाइन कर लिया हो, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप से सिर्फ एक ही चीज मिलती है, प्रॉफिट। लेकिन पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को क्या क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है और क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ये बात। तो अगर प्रोप्राइटरशिप स्पाउस कर रही है तो प्रॉफिट पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम प्रॉफिट पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर स्पाउस पार्टनरशिप फर्म में है तो ऐसे में यही फॉर्मूला किस पे अप्लाई करेंगे? इंटरेस्ट पे। क्यों इन पे अप्लाई नहीं हो रहा है, समझ लेते हैं बात को। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? एग्जिम्प्ट। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एग्जिम्प्ट होता है क्योंकि इस पे टैक्स तो कौन दे देता है? फर्म। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म क्या पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है? नहीं। जब ये टैक्सेबल ही नहीं होता है तो क्लब करा के गवर्नमेंट क्या कर लेगी? स्पाउस की इनकम भी कितनी है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एग्जिम्प्ट। तो क्लब भी होगा हस्बैंड के हाथ में तो क्या होगा? एग्जिम्प्ट। इसलिए क्लबिंग प्रोविजन इस पे नहीं लग रहा। क्लियर है बात आपको? दूसरी बात, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ वर्किंग पार्टनर को मिलती है और काम करने की वजह से मिलती है, पैसा लगाने की वजह से नहीं मिलती है। अगर स्पाउस को पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन आती है, इसका मतलब है कि वो पार्टनर क्या कर रही है? सचमुच काम कर रही है उस फर्म में और उसे काम का पैसा मिल रहा है। जब बताइए काम का पैसा अगर मिल रहा है तो हस्बैंड में क्यों क्लब होगा? इसलिए गवर्नमेंट क्या कह रही है? इस पे क्लबिंग नहीं लगाएंगे। क्लियर है बात आपको? प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है इसलिए क्लबिंग नहीं होगी। रेम्यूनरेशन तो मेहनत का पैसा है, ठीक है। हस्बैंड के पैसे की वजह से पैसा नहीं मिल रहा है, स्पाउस की अपनी मेहनत का पैसा है, इसलिए इस पे क्लबिंग नहीं लग रही। इंटरेस्ट क्यों मिलता है? कैपिटल की वजह से। इंटरेस्ट तो इसलिए मिलता है क्योंकि आपने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगा रखी है। इंटरेस्ट तो कैपिटल का मजा है और ये कैपिटल तो किसने दिया है? हस्बैंड ने।
इसलिए क्लबिंग प्रोविजन इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा प्रॉफिट ऑब्लिक इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप और इंटरेस्ट स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। चलिए आगे देखिए, when an individual is assessable in respect of income from asset transferred to a person for the benefit of spouse, when an individual is assessable in respect of income from asset transferred to a person for the benefit of spouse, हमने स्पाउस के बेनिफिट के लिए क्या किया है, किसी और को एसेट ट्रांसफर कर दिया। ये रहा, हमने एसेट किसी और को ट्रांसफर कर दिया ताकि बेनिफिट किसको मिले, स्पाउस को मिले। द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, ये देखिए मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, ही और सी हैज ट्रांसफर्ड एन एसेट, इसने एक एसेट ट्रांसफर किया है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, हम बार बार टैक्स प्लानिंग कैसे बता रहे हैं, हस्बैंड टू वाइफ, हस्बैंड एसेट ट्रांसफर कर रहा है और वापस से इनकम क्लब हो जा रही है इन द हैंड ऑफ हस्बैंड, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वाइफ क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, हस्बैंड के पास कोई नौकरी नहीं है, सारी इनकम किसकी है, वाइफ की है, ठीक है। वाइफ क्या करती है, टैक्स प्लानिंग के लिए सारे एसेट किसको ट्रांसफर कर रही है, हस्बैंड को, तो क्लबिंग प्रोविजन यहां भी अप्लाई होगा और सारी इनकम किसकी बन जाएगी, वाइफ की, ठीक है। इनकम टैक्स बना ही हुआ ऐसा है जैसे लगता है हस्बैंड टू वाइफ, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, जहां पे भी इनकम टैक्स में ही सिर्फ लिखा हुआ है तो ही का मतलब ही ऑब्लिक सी है, और जहां ही ऑब्लिक सी लिखा हुआ है वहां बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। The taxpayer is an individual, he or she has transferred an asset, the transfer may be direct or indirect, ट्रांसफर डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट, ये था डायरेक्ट ट्रांसफर और ये क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। यहां तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि हम एसेट दे रहे हैं मिस्टर वाई को ताकि स्पाउस को मेरे बेनिफिट आए, और यहां ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, हम मिस्टर एक्स सीधे सीधे मिसेज वाई को दे रहा है, दिख थोड़ी ना रहा है कि मिसेज एक्स को बेनिफिट आ रहा है, लेकिन मिसेज वाई को हमने दिया ही क्यों है, इसीलिए दिया है ताकि मिसेज एक्स को भी ये बेनिफिट मिले, ठीक है। The transfer may be direct or indirect. The asset is transferred to a person or an association of person. Asset transfer किया गया है to a person or association of person. देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है एसेट ट्रांसफर किया गया है टू अ पर्सन, कभी कभी हम किसी पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं और कभी कभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी, कुछ नहीं, ये सब टैक्स प्लानिंग के तरीके हैं। हम क्या करते हैं, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हैं, मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स मिलके एक एओपी बना देते हैं, हम कहते हैं मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स की एक एओपी है और उसको एसेट ट्रांसफर कर देते हैं। बीवी को डायरेक्ट तो दे नहीं सकते थे एसेट, तो अपना और अपने बीवी के नाम से एक एओपी बनाए, उसको एसेट ट्रांसफर कर दिए और क्या बेनिफिट होगा किसको, स्पाउस को। बात समझ में आ रही है, गवर्नमेंट ने कहा आप किसी पर्सन को करोगे, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को करोगे ताकि बेनिफिट आपकी वाइफ को मिले, तो हम क्या करेंगे, क्लब कर देंगे। It is transferred for immediate or deferred benefit of his or her spouse. ट्रांसफर आपने किया है ताकि इमीडिएट बेनिफिट किसको मिले, स्पाउस को, या फिर डेफर्ड बेनिफिट किसको मिले, स्पाउस को। इमीडिएट बेनिफिट का मतलब क्या होता है, हो सकता है ये एसेट को तुरंत बेचने की प्लानिंग है और मिस्टर एक्स क्या चाहता था कि ये एसेट मिसेज एक्स के नाम से बिके और कैपिटल गेन की सारी इनकम किसकी बन जाए, मिसेज एक्स की, या फिर मिस्टर एक्स क्या चाहता होगा, इस एसेट से जितनी रेवेन्यू इनकम आ रही है वो किसकी बन जाए, मिसेज एक्स। तो बेसिकली हम एसेट किसी दूसरे को क्यों देते हैं, ताकि अगर उसे बेचना है तो कैपिटल गेन दूसरे के हाथ में आ जाए और उससे अगर रेवेन्यू इनकम आती है तो वो दूसरे के हाथ में आ जाए, यही प्लानिंग होती है, ठीक है। तो इमीडिएट बेनिफिट या फिर डेफर्ड बेनिफिट, तुरंत बेच के फायदा कमाना या फिर धीरे धीरे इनकम का आना, कुछ भी अगर आ रहा है तो वो क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिर्फ डिबेंचर का इंटरेस्ट क्लब नहीं होगा मिस्टर एक्स के हाथ में, अगर डिबेंचर मान लीजिए 50 लाख रुपए के 55 लाख में बिकते हैं तो 5 लाख रुपए की जो कैपिटल गेन की इनकम आएगी वो भी किसकी होगी, मिस्टर एक्स की, क्लब हो जाएगी सारी इनकम, वेदर रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। द ट्रांसफर इज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगला देखिए, when an individual is assessable in respect of income from asset transferred to a person for the benefit of son's wife, for the benefit of son's wife, अब जहां जहां हमने मिसेज एक्स लिखा है वहां पे सन वाइफ कंसिडर कीजिए, ठीक है। द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, ही और सी हैज ट्रांसफर्ड एन एसेट, द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन,
एसेट किसी पर्सन को दिया गया या एसोसिएशन पर्सन को दिया गया। ट्रांसफर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट दिखाई दे रहा है या फिर हमने किसी को ट्रांसफर किया है क्योंकि इनडायरेक्ट बेनिफिट मेरी स्पाउस को आ रहा है, यहाँ पे सन वाइफ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, द ट्रांसफर में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, द एसेट इज ट्रांसफर्ड फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ हिज और हर सन्स वाइफ। इमीडिएट बेनिफिट या फिर डेफर्ड बेनिफिट, हम कुछ भी इस सन वाइफ को दिला रहे हैं। द एसेट इज ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। क्लियर है बात आपको? तो ये सब टैक्स प्लानिंग थी एसेट किसी और के नाम ट्रांसफर करने की। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद अब नई प्रैक्टिस क्या शुरू हुई। ये सब एक सीरीज थी, ठीक है, सीरीज ऑफ प्लानिंग जो हम लोग ने एक बार में बात की। ठीक है, अब एक नई सीरीज देखिए। अब ये सब कहानी तो बंद हो गई, अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं। इनकम टैक्स में इंडिविजुअल अलग होता है और एचयूएफ एक अलग एसएससी होता है। ठीक है, मतलब एक फैमिली अलग है, फैमिली की इनकम पे फैमिली टैक्स देती है और इंडिविजुअल की इनकम पे इंडिविजुअल टैक्स देता है। ठीक है, मिस्टर एक्स ही पूरे परिवार में कमाने वाले हैं। ठीक है, अब उनकी कोशिश लगातार ये रहती है कि मेरी इनकम में से कुछ इनकम क्या बन जाए, मेरे फादर की बन जाए, कुछ मेरे मदर की बन जाए, कुछ मेरे ब्रदर की बन जाए, कुछ मेरे सिस्टर की बन जाए, कुछ मेरे स्पाउस की बन जाए। हमेशा से इनकी कोशिश रही है, वो इनकम को हमेशा से डाइवर्ट करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, डाइवर्जन का एक तरीका जो वो अब अपना रहे हैं वो देखिए क्या है। इंडिविजुअल एचयूएफ, वो एक एचयूएफ क्रिएट करते हैं, मतलब एक फैमिली क्रिएट करते हैं। वो फैमिली क्या है, उसमें ये मिस्टर एक्स खुद है। ठीक है, मिसेज एक्स है, उसके बाद मिस्टर वाई मेजर सन है। ठीक है, और मास्टर जेड ये माइनर सन है। वो एक फैमिली क्रिएट करते हैं। इनकी ऑलरेडी जो इनकम है वो 30% स्लैब वाले में फॉल करती है। अब इनकी प्लानिंग है एक 50 लाख रुपए के डिवेंचर्स को एक्वायर करने की। 50 लाख रुपए के डिवेंचर पे इंटरेस्ट जो आएगा वो 5 लाख रुपए का आएगा। अगर इन्होंने अपने नाम से खरीदा तो होगा क्या, अगर इन्होंने अपने नाम से खरीदा तो, अगर इन्होंने अपने नाम से खरीदा तो ऐसे में 5 लाख रुपए की इनकम इनकी इनकम बनेगी और उस पर 30% का टैक्स लगेगा, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, वो क्या करते हैं, डिवेंचर को खरीद के उसे एचयूएफ में ट्रांसफर कर देते हैं। कहते हैं ये डिवेंचर मेरा नहीं है, मेरी पूरी फैमिली का डिवेंचर है। ठीक है, अब बताइए इनकम टैक्स के हिसाब से ये इनकम किसकी हो गई, अब डिवेंचर के इंटरेस्ट की, एचयूएफ, क्योंकि एचयूएफ क्या होता है, सेपरेट एसएससी। इनकम टैक्स में एचयूएफ एक सेपरेट एसएससी है। तो 5 लाख रुपए की इनकम एचयूएफ की इनकम बन जाएगी। 2 लाख तक टैक्स देना नहीं है, उसके बियॉन्ड टैक्स देना है तो वो भी कितना, 10%। बकायदा रिबेट भी मिलने वाला है 87 एक हाउस में से 2000 रुपए का। ठीक है, हो सकता है उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया एचयूएफ के नाम से तो चैप्टर 6A का डिडक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी टैक्स 30,000 रुपए से भी कम आएगा इंस्टेड ऑफ 1.5 लाख रुपए का टैक्स। अब हर कोई की कोशिश होती है कि डिवेंचर हम क्या करें, अपने एचयूएफ में फॉल करा दें। अब इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर आप अपने पैसे से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसे कहते हो कि मेरे परिवार की प्रॉपर्टी है, तो बड़े नेक विचार हैं आपके, आपके विचार बड़े नेक हैं। और प्रॉपर्टी हम किसकी मानेंगे, एचयूएफ की ही मानेंगे, लेकिन इनकम आपकी मान लेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आप अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट खरीदते हो और उसे कहते हो कि ये मेरे परिवार का है, तो इनकम टैक्स कह रहा है इससे अच्छे विचार क्या हो सकते हैं आपके। आप कह रहे हो ये इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं है, मेरी बीवी का है, मेरे बच्चों का है, तो बड़ी अच्छी बात है, वो आपकी बीवी का है, आपके बच्चों का है, आपके पूरे परिवार का है, लेकिन उसकी इनकम इन सब की नहीं है, एचयूएफ की नहीं है, वो इनकम आपकी है। ठीक है, यही है क्लबिंग प्रोविजन। चलिए देखिए, इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब अपने पैसे से हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की है, एचयूएफ परिवार का पैसा नहीं था वो।
ठीक है, वो पैसा किसका था? अपना पैसा था। इफ एन इंडिविजुअल हु इज मेंबर ऑफ द एचयूएफ कन्वर्ट्स हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एज द प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ, एक इंडिविजुअल जो मेंबर है एचयूएफ का, वो अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर देता है एज एचयूएफ प्रॉपर्टी, then income derived by HUF from such property shall be included in the income of transferor. HUF को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो अब इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो इनकम किसकी हो जाएगी? इनकम इस इंडिविजुअल की होगी। एडवांस ऑब्लिक लोन बाय एन इंडिविजुअल टू HUF इज नॉट थ्रोइंग ऑफ एसेट इन कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली। अगर HUF क्या करता है, इंडिविजुअल क्या करता है, HUF को लोन देता है, एडवांस देता है, तो ऐसे केस में लोन और एडवांस अगर दिया हुआ है, उस लोन और एडवांस की मदद से HUF कुछ और बिजनेस वगैरह करता है और इनकम जनरेट करता है, तो वो इंडिविजुअल की इनकम नहीं कहलाएगी। अगर आप लोन और एडवांस देते हो तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। यही मार्केट में टैक्स लाइन चल रही है। पता है, हम कोई भी एसेट नहीं देंगे HUF को, हम क्या करते हैं, लोन दे देते हैं, फैमिली क्रिएट करते हैं, अपने पैसे में से क्या करते हैं, अगर हमको अपने पैसे से कोई बिजनेस करना है तो अपने नाम से अब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, HUF क्रिएट करेंगे, एडवांस देंगे HUF को और HUF के नाम से बिजनेस कर देंगे। ठीक है, अब उससे जो प्रॉफिट आएगा वो किसकी इनकम होगी, HUF की। तो मेरी जो 30% वाली स्लैब वाली इनकम है उसमें ऐड नहीं होगा, एक डिफरेंट एसएससी बन जाएगा और उसकी इनकम अलग चलेगी। ठीक है, तो यही मार्केट में टैक्स लाइन चल रही है। हम लोन और एडवांस क्या करते हैं, HUF को क्लियर दे देते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम आफ्टर पार्टीशन, क्लबिंग ऑफ इनकम आफ्टर पार्टीशन, HUF का अगर बंटवारा हो जाता है तो अब इनकम क्या क्लब होगी, बंटवारा हो गया, बीवी अलग, बेटा अलग, सब कुछ अलग अलग। ठीक है, बंटवारा हो गया। अगर बंटवारा भी हो गया है, ठीक है, अगर HUF का बंटवारा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉपर्टी का, तो अब इनकम टैक्स क्या कह रहा है, देखिए, इफ द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, प्रॉपर्टी भी सचमुच बांट दी गई, the income derived from such converted property received by spouse and minor children is received by spouse and minor children। spouse कहाँ है, ये रहा spouse, minor children ये रहा, इन दोनों की इनकम क्लब हो जाएगी, मिस्टर एक्स की इनकम बन जाएगी पार्टीशन के बाद भी। मतलब अगर हमने ये सब प्लानिंग की कि चलो HUF बनाते हैं, परिवार बनाते हैं और फिर परिवार को बांट भी देंगे, अरे परिवार का बंटवारा नहीं हो रहा है, ये सब प्लानिंग हो रही है। ठीक है, परिवार का बंटवारा कर रहे हैं सब, ताकि इनकम सबकी अलग अलग हो जाए। इनकम टैक्स कह रहा है तुम लोग झूठ मूठ का बंटवारा कर रहे हो, मानेंगे नहीं, बीवी तुम्हारे कंट्रोल में सदा सदा होगी, ये हम मान के चलते हैं, और जो माइनर बच्चा है वो बंटवारा करके भागेगा। अरे ये सब प्लानिंग चल रही है। बताइए, छोटा सा बच्चा है 4 साल का, बताइए हमने पेपर पे क्या दिखा दिया कि 4 साल का बच्चा बंटवारा कराया और डिवेंचर लेके चला गया है। अरे कहाँ जाएगा ये 4 साल का बच्चा डिवेंचर लेके। ठीक है, इनकम टैक्स समझ रहा है कि ये सब प्लानिंग हो रही है। स्पाउस की इनकम कह रहा है आपकी इनकम है, माइनर चाइल्ड की इनकम आपकी इनकम है। ठीक है, बताइए लेके सचमुच डिवेंचर कौन भाग सकता है, ये मेजर सन भाग सकता है। इनकम टैक्स कह रही है ये मानने को हम तैयार हैं कि हो सकता है ये क्या कर रहा हो, लेके भाग रहा हो। तो इनकम फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी रिसीव बाय स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर, ध्यान दीजिएगा इस बात का भी, अगर आपने प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो भी इनकम किसकी होती है, फादर की। ठीक है, माइनर मैरिड डॉटर यानी शादी करके बेटी ससुराल जा चुकी है, लेकिन अगर वो माइनर डॉटर है तो ऐसे में इनकम किसके हाथ में क्लब होती है, फादर इन लॉ के हाथ में नहीं, फादर के हाथ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स में क्या किया गया है, अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे तो प्रॉपर्टी किसकी कहलाती है, माइनर मैरिड डॉटर की। ठीक है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की इनकम किसकी कहलाती है, फादर की। ठीक है, प्रॉपर्टी कहलाती है डॉटर की, लेकिन इनकम कहलाती है फादर की। of the transferor will be included in the income of the transferor. Advance oblique loan by an individual to HUF is not throwing off asset in common stock of the family। ठीक है, ये बात, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर HUF का बंटवारा हो जाएगा तो X और मिसेज X और मास्टर जेड की जो इनकम है वो किसकी इनकम हो गई, X की इनकम हो गई, और मेजर सन की जो इनकम है वो मेजर सन की इनकम हो गई। अब ऐसे समझ लीजिए, हम बंटवारा करके भी दिखाते हैं आपको। ₹50 लाख का डिवेंचर था, ठीक है, बंटवारा हो रहा है। अब बंटवारे में 20 लाख का डिवेंचर मिस्टर एक्स खुद ले लेता है, 20 लाख रुपए का स्पाउस को दे देता है,
5 लाख रुपए का मेजर सन को दे देता है, 5 लाख रुपए का माइनर सन को दे देता है, 10% की इंटरेस्ट आती है। ठीक है, प्रॉपर्टी डिवीजन के बाद क्लबिंग प्रोविजन कैसे अप्लाई करेगा? मिस्टर एक्स की इनकम, बंटवारे के पहले 50 लाख रुपए की इंटरेस्ट की इनकम किसकी इनकम थी? मिस्टर एक्स की। बंटवारे के पहले तो 5 लाख रुपए, 50 लाख पे 5 लाख का इंटरेस्ट आता था, पूरी इनकम मिस्टर एक्स की। बंटवारे के बाद आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन मिस्टर एक्स की इनकम कितनी? 20 लाख प्लस 20 लाख 40 लाख और माइनस वन वाला 45 लाख, 45 लाख का 10% इंटरेस्ट 4.5 लाख, 4.5 लाख। अब मिस्टर वाई की भी अब इनकम आएगी बंटवारे के बाद। मिस्टर वाई की कितनी? अपने डिवेंचर का इंटरेस्ट 0.5 लाख। आगे देखिए, रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस। स्पाउस को जो रेमुनरेशन आ रही है, सैलरी आ रही है, वो सैलरी इनकम भी हस्बैंड की इनकम बन जाएगी इन फॉलोइंग सिनेरियोज। क्या है वो? एन इंडिविजुअल इज चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेमुनरेशन received by the spouse from a concern in which the individual has substantial interest. देखिए मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का एक्स लिमिटेड में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% या उससे अधिक की होल्डिंग होना इन इक्विटी शेयर। ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% ग्रेटर इज इक्वल टू 20% वोटिंग पावर। अब वोटिंग पावर कहां से आता है? फ्रॉम इक्विटी शेयर। इनकी वाइफ मिस्टर एक्स की मिसेज एक्स, मिसेस एक्स को एक्स लिमिटेड से सैलरी, रेमुनरेशन ये सब नाम से पेमेंट आती है। चलिए देखिए, एक्स लिमिटेड हो सकता है, ये एक्स का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा तब तो 100% होल्डिंग किसकी है? मिस्टर एक्स की। और कंपनी हो तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। ठीक है, देखिए, एन इंडिविजुअल इज चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेमुनरेशन रिसीव बाय स्पाउस। एक इंडिविजुअल टैक्सेबल होगा किसके रिस्पेक्ट में? रेमुनेशन वगैरह जो कौन रिसीव कर रहा हो? स्पाउस रिसीव कर रही हो, फ्रॉम अ कंसर्न। कौन सा कंसर्न? जिसमें इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब ये सैलरी इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? कह रहा है मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बट दैट पोर्शन ऑफ सैलरी ऑफ स्पाउस, अब बट लगा दिया है मतलब क्लब नहीं होगी। बट लगा देने का मतलब क्लब नहीं होगी। But that portion of salary sector of spouse which is due to application of technical or professional knowledge or experience shall not be clubbed. अगर स्पाउस की टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज की वजह से इसे सैलरी मिल रही है तो ये क्लब नहीं होगी। ठीक है, होता क्या है देखिए, हर कोई ये सब करता है। हर कोई अपने रिलेटिव वगैरह के नाम से, अपनी स्पाउस के नाम से अपनी फर्म से पैसा ड्रॉ आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है,
आज मान लीजिए मेरा प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपीस को एक्सीड करता है, तो हमें तो मालूम है हमें 30% प्रॉफिट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं